नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब अच्छा चल रहा है। 10th का एक वीडियो मैंने अपलोड किया था। 10th वाले आप लोग देखे उस वीडियो को। आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा सा आइडिया आया, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया आया या नहीं आया, आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक। अब टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए दोस्तों उतने डीप में हम नहीं समझेंगे इसको, बिकॉज डीप में हम 12th में समझेंगे। बट अभी जहां तक हमको काम है 10th के लेवल में, उस लेवल तक अभी हम लोग समझ जाएंगे कि क्या होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों एक यहाँ पे पाइप है, ऐसा है ना। अब ये पाइप पूरा इस लेवल में है। अब इस पाइप में पानी भरा हुआ है। एक एक एंड का जो हाइट है, एक वाला जो छोर है उसका हाइट और दूसरे वाले छोर का हाइट अगर इक्वल है तो पानी इससे फ्लो नहीं करेगा दोस्त। अब क्या होगा, एक का हाइट मैं आगे बढ़ा दिया, दूसरे का हाइट ऊपर बढ़ा दिया, पहले का हाइट ऊपर बढ़ा दिया, दूसरे का हाइट में नीचे कर दिया, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, पानी फ्लो करने लगेगा। सपोज आप लोग सोफे पे बैठे हुए दोस्त, है ना। अब सोफे का एक साइड जो है मैं वो ऐसे उठा दिया, तो दूसरे साइड से आप ऐसे गिरने लगोगे ना दोस्तों, लाइक दिस। अगर ऐसे है ना, आप यहाँ पे बैठे हो ऐसे, तो अब अगर इस वाले हाइट को ऐसे उठा दिया तो आप कैसे होगे, ऐसे आप ऐसे गिरने लगोगे, है ना। तो बात ये है कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक का हाइट ज्यादा है, एक का हाइट कम है। इसको हम हाइट का डिफरेंस बोलते हैं। आपको अगर और अच्छे से फिजिक्स समझाया जाएगा तो आपको वहां बोला जाएगा कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये ऐसे गिर रहा है। जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स के केस में भी होता है दोस्तों, कि अगर मान लीजिए एक वायर है, इस वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं नहीं, जिनको फ्लो करना है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करेंगे तो आप समझ जाना कि इलेक्ट्रिक करंट है। अगर राइट मूव करेंगे तो आप समझ जाना कि इलेक्ट्रिक करंट किधर है, लेफ्ट है ना। तो अगर ये राइट मूव कर रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट किधर है, लेफ्ट में है। अब मान लीजिए ए वाला जो एंड है, इसका नाम ए में दे दिया हूं, ये वाला एंड बी है ना। तो अगर मैं ए वाले एंड को ऊपर कर दिया, ऐसे कर दिया हाइट में, और इसको ऐसे कर दिया, वायर को एक्चुअली हम यहाँ नहीं करेंगे दोस्तों, वायर को हम लोग ऐसे कुछ भी नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा यूज करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा, इस वायर का एक एंड जो है हायर पोटेंशियल पे हो जाएगा और एक वाला एंड जो है लोअर पोटेंशियल पे हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। इसी के वजह से ऐसा कुछ होगा। तो ये जो काम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, क्रिएट करने का जो काम करता है वो सेल करता है दोस्तों। सेल में क्या होता है दोस्तों, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ऐसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जैसे सेल को, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि सेल का जो मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, जिसको हम ईएमएफ बोलते हैं, आप 12th में पढ़ोगे, तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों ईएमएफ। जैसे आप दुकान में गए आप सेल को खरीदने के लिए और आपने पूछा कि इतने वोल्ट का आपको सेल चाहिए, तो आप जो वर्ड यूज कर रहे हो ना, इतने वोल्ट का, वो ईएमएफ है। ईएमएफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हम बोलते हैं इसको ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। बट ये एक्चुअली कोई फोर्स नहीं है दोस्तों, ये एक वोल्टेज है। कौन सा वोल्टेज है दोस्तों, मैक्सिमम वोल्टेज है। ईएमएफ जो होता है दोस्तों, स्मॉल ई से डिनोट कर रहे हैं, ये मैक्सिमम वोल्टेज होता है किसी भी बैटरी का। अगर आप मैक्सिमम वोल्टेज के बारे में बात कर रहे हैं तो उसी को हम बोलते हैं ईएमएफ। ठीक है दोस्तों। तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, कि इसका पोटेंशियल और इसके पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस होता है, कब, जब ये सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये ओपन है, तब का जो वोल्टेज होता है उसी को हम बोलते हैं ईएमएफ बोलते हैं दोस्तों। तो मान लीजिए एक सेल है जिसका ईएमएफ जो है वो 6 वोल्ट है ना। अब क्या होगा, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को निकलना होता है और ऐसे जाता है सर्किट में, और ऐसे करके ये ऐसे आता है, और फिर यहां क्या होता है, सेल के अंदर जो होता है, सेल के अंदर जो करंट होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल के डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है। बट सेल के बाहर क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है, ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव। बट इनसाइड द सेल जो करंट है, द करंट विल फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द ऑफ द बैटरी टू द
पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा ऐसे, और नेगेटिव टर्मिनल को जाएगा बाहर बाहर, लेकिन अंदर अंदर क्यों जाएगा? कुछ लोग पूछेंगे अंदर क्यों जाएगा, तो हम बोलते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू जो है, अगर मान लो 3 एम्पियर है, इस 3 एम्पियर का वैल्यू को मेंटेन करने के लिए, ये कितना 3 एम्पियर का वैल्यू मेंटेन होना चाहिए, मतलब 3 से ना ज्यादा होना चाहिए ना 3 से कम होना चाहिए। तो इस करंट के वैल्यू को मेंटेन करने के लिए जितना यहां से करंट निकला दोस्तों, उतना ही करंट इधर से भी जाना चाहिए, तभी तो कांस्टेंट सप्लाई होगा ना दोस्तों। इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक करंट के वैल्यू को स्टेडी मेंटेन करने के लिए कौन सा वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं? स्टेडी करंट, है ना। स्टेडी मतलब कांस्टेंट करंट मेंटेन करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये वर्ड। ठीक है, चलिए, तो इस सेल के बारे में आपको एक आइडिया आ गया कि सेल क्या करता है। तो आप याद रखना दोस्तों, सेल क्या करता है, एक किसी वायर का एक टर्मिनल को हायर पोटेंशियल में कर देता है, इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल को हायर पोटेंशियल बोलेंगे, और जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको हम बोलेंगे लोअर पोटेंशियल, इसको जो हम बोलेंगे लोअर पोटेंशियल। तो क्या बोलते हैं इसको, जो भी वायर इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होगा, इस वायर ये हायर पोटेंशियल में हो जाएगा, और जो वायर नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा इसको हम बोलेंगे लोअर पोटेंशियल। ठीक है दोस्तों, तो आपको बस एक छोटा सा चीज बताता हूं कि ये बैटरी क्या करता है। एक्चुअल में बैटरी क्या करता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है, इसको हायर कर दिया और इसको लोअर कर दिया, बिकॉज हायर वाला इस साइड से कनेक्ट हो गया और लोअर वाला इस साइड से कनेक्ट हो गया। तो आप ऐसे सोचो दोस्तों कि आप किसी सोफे पे बैठे हो और सोफा ऐसे हो गया, नहीं तो जहां आप बैठे हो उससे क्या हो जाओगे, आप नीचे आ जाओगे ऐसे, है ना, गिर जाओगे आप। क्यों? बिकॉज एक एंड हाइट पे चला गया, दूसरा एंड लो पे चला गया। तो यहाँ एक्चुअली हाइट और लो का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस से, यहाँ हाइट का मतलब समझ रहे दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस से यहाँ पे मतलब है। तो इसका हायर पोटेंशियल बिकॉज ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और इसका लोअर पोटेंशियल बिकॉज ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो ये करंट जो है ये उसके पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे निकलेगा, है ना, इसके हायर से लोअर के डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ एक और चीज आपको समझना है कि ऐसा क्या करता है जिससे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ये हायर हो जाता है, ये लोअर हो जाता है। तो आप 12th में जाओगे दोस्तों तो आपको समझ में आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से यहाँ पे जो करंट होता है, सॉरी यहाँ पे जो एक फील्ड क्रिएट होता है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप 12th में पढ़ोगे दोस्तों, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए बैटरी क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, ये हायर हो जाता है, ये लोअर हो जाता है। तो हमेशा आपको याद रखना है दोस्तों कि इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के डायरेक्शन में होता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन किधर मूव करते हैं, तो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो मैं बोलूंगा करंट जो है वो ऐसे फ्लो करेगा, लोअर से हायर। ये आपको याद रखना है दोस्तों कि करंट जिधर फ्लो करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ये चीज आपको याद रखना है। तो चलिए, ये हमने सेल का हमने समझ लिया कि क्या इसका मतलब होता है। अब हमारा बात आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम जो बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है ए और मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है बी, ठीक है। अब एक चार्ज हमारे पास है, मान लीजिए एक चार्ज है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको हम लाना चाहते हैं, इस चार्ज को, ठीक है। ये हमारे पास एक चार्ज है और ठीक है, ए से बी या बी से ए हम ले जाना चाहते हैं। जहां इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, भी जो होगा, वो हम डिफाइन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज कि आपको ए से बी या बी से ए, आप अगर एक चार्ज ले जा रहे हो, सपोज मैं ए से बी ले जा रहा हूं चार्ज को ऐसे, तो आप कुछ तो वर्क करोगे ना। तो वर्क डन, इसको हम लिखेंगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क क्या होता है दोस्तों, W, और चार्ज क्या होता है दोस्तों, Q, ऐसे। तो इसका मतलब आपके पास एक फॉर्मूला हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू हो गया W बाय Q।
ये जो चीज आप देख रहे हो ना दोस्तों, आपको ऊपर ऊपर लेवल से बताया जा रहा है। आप 12th में जब जाओगे तो ये चीज आपको बहुत ही डिटेल्स में समझाया जाएगा, एवरीथिंग, कि वर्क डन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कौन यहाँ पे वर्क कर रहा है। आपको 10th लेवल में इतना जानने का जरूरत नहीं है, लेकिन बस आपको समझना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू W बाय Q। W मतलब वर्क, Q का मतलब चार्ज। अब बात आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इसके एसआई यूनिट के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे दोस्तों, तो उसके एसआई यूनिट के बारे में हम जरूर बात करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने बात किया था कि कूलम होता है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैंने बात किया था एम्पियर होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं एसआई यूनिट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ V इक्वल टू W बाई Q है, तो W का मतलब है वर्क डन। वर्क डन को हम किस में मेजर करते हैं, जूल्स में मेजर करते हैं, और चार्ज को हम लोग कूलम में मेजर करते हैं। तो जूल पर कूलम इसका एसआई यूनिट है दोस्तों। किसी के ऑनर में हम लोग इसको बोल देते हैं वोल्ट, ऐसे बोल देते हैं दोस्तों, वोल्ट बोल देते हैं। इसका मतलब 1 वोल्ट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, वही 1 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब 1 वोल्ट का मतलब हो गया 1 जूल का अगर वर्क डन होगा, कितना जूल का वर्क डन होगा, 1 जूल का अगर वर्क डन होगा, और वर्क डन पर यूनिट सेकेंड लिख दिया दोस्तों, सॉरी यहाँ पे 1 जूल पर कूलम, मतलब 1 जूल का वर्क डन हो रहा है अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करने के लिए। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब 1 कूलम के चार्ज को अगर हम यहां से यहां मूव कर रहे हैं, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक अगर हम मूव कर रहे हैं, और अगर वर्क डन जो है 1 जूल आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 1 वोल्ट का। ठीक है दोस्तों। अब अगर आपसे मैं पूछता हूं कि अगर मान लो वोल्टेज जो है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी बोल सकते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे V इक्वल टू 2 वोल्ट है, इसका क्या मतलब हम लोग समझेंगे कि पॉइंट ए और बी के बीच में तभी हम बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का है, जब ए और बी के बीच में जो वर्क डन हो रहा है वो 2 जूल का हो रहा है पर कूलम, मतलब 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां तक मूव करने के लिए 2 जूल का वर्क डन हो रहा है। ऐसे हम लोग को समझना है दोस्तों। तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 पर यूनिट चार्ज, W बाय Q। एसआई यूनिट के बारे में भी हम लोगों ने बात कर दिया, जूल पर कूलम होता है। ठीक है दोस्तों। तो किसी सेल का ये काम होता है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां मूव कर दे, सॉरी यहां से यहां ये मूव करे, तो जितना ये वर्क कर रहा है दोस्तों, जैसे 6 वोल्ट का इसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों कि 6 जूल ऑफ वर्क कर रहा है ये 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया ये टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात ये है कि इससे क्वेश्चंस कैसे होगा दोस्तों। तो देखिए इससे क्वेश्चंस कैसे होगा हम लोग आगे करते हैं थोड़ा सा। जैसे इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों ने किया था कि इससे क्वेश्चंस कैसे आए थे, यहां पे भी हम लोग अभी देखेंगे इससे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। सबसे पहला है 1 वोल्ट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बोलोगे 1 जूल पर कूलम, मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए जितना आपको वर्क करना पड़ेगा उसी को हम बोलेंगे 1 वोल्ट। समझ में आ रहा है दोस्तों, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 1 जूल का हमें वर्क डन करना पड़ेगा 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, आपको एक चीज पता चल गया V इक्वल टू W बाय Q। तो आपसे दिया जा सकता है कि आपको दिया गया है, मान लीजिए वर्क डन जो है आपको दिया गया 5 जूल और आपको चार्ज दिया गया है 3 मिली कूलम, ऐसे दिया गया है ना दोस्तों। अब 3 मिली कूलम हमारे SI यूनिट है, मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर ऑफ -3 कूलम, है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सो V इक्वल टू हमें निकालना है W बाय Q। So, कुछ लोग क्या करते हैं, सीधा 3 का वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, Q इक्वल टू 3 डाल देते हैं। आप 3 डालोगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, आपको प्रॉपर SI यूनिट में डालना है। तो W की जगह पे आप क्या डालोगे, 5 डालोगे, और Q के जगह पे आप क्या डालोगे दोस्त, बोलिए 3mc का मतलब है 10 टू द पावर ऑफ -3। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो गया दोस्तों, 5000 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया, है ना। इसको आप पूरा सॉल्व कर दोगे, उस पर लिख दोगे वोल्ट, क्योंकि V जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। देखिए आपका आंसर आ गया,
है ना। दूसरा किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, आपको इस बार मैंने दे दिया वोल्टेज, आपको दे दिया 5 वोल्ट और आपसे चार्ज दे दिया 3 कूलम ऐसे दे दिया, और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वर्क डन। तो आप यही लिखोगे, कैसे लिखोगे इक्वेशन दोस्तों, V इक्वल टू लिखोगे W बाय Q। सो आपको W चाहिए, सो W इक्वल टू Q इंटू V। Q कितना 3 एंड V कितना 5, तो क्या हो गया 15 जूल। देख लीजिए यहाँ पे दो ही टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, क्योंकि V, W और Q में जो है वो क्या है, तीन ही अननोन्स है, V, W, Q। इसमें से दो गिवन होगा, एक आपसे पूछा जाएगा। कभी कभी V और W दिया रहेगा, आपसे Q पूछेगा। वर्क डन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया रहेगा, आपसे कभी Q पूछेगा कि बताइए चार्ज कितना होगा। तो तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, है ना। ये रहा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है ये सब चीज। अगर आपको समझ में आ रहा है, इस वीडियो को आपको शेयर करना है, जितना आप शेयर कर सकते हो, जितना आप सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हो आप बढ़ाओ। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कुछ कुछ सिंबल्स हम लोग को समझना है दोस्तों, बहुत सारे सिंबल्स हम लोग को आता है और कुछ कुछ हमने सीखना है। तो यहाँ पे एक सिंबल मैं बना रहा हूं, जैसे सबसे पहला सिंबल एक रेसिस्टर का बनाते हैं दोस्तों। एक रेसिस्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, इसका रेसिस्टेंस R होता है ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब एक वेरिएबल रेसिस्टर, कौन सा रेसिस्टर दोस्तों, वेरिएबल रेसिस्टर, एक ऐसा रेसिस्टर जिसका रेसिस्टेंस चेंज होता है, इसको हम रियोस्टैट भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, रियोस्टैट, है ना। इसका एक और सिंबल होता है, ऐसे करके ऐसे बना दिया और ऐसे करके यहाँ पे एरो ऐसे दिखा दिया, इन दोनों को हम रियोस्टैट बोलेंगे दोस्तों। ये कांस्टेंट रेसिस्टेंस है, इसका रेसिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, इसको रेसिस्टर, इसको रियोस्टैट, इन दोनों को रियोस्टैट। क्यों रियोस्टैट बोल रहे हैं दोस्तों, बिकॉज इसका रेसिस्टेंस जो है वो वेरी कर रहा है, ये एरो यही इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, या तो ऐसे दे दो आप, या तो आप ऐसे दे दो, इनको हम रियोस्टैट बोलते हैं। ये सिंबल आपको समझ में आ गया। सेल का आपको समझ में आ गया होगा, सेल का सिंबल कैसे होता है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल ऐसे होता है। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम बैटरी भी बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक सेल ऐसा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, एक और सेल मैंने ऐसे बना दिया, एक और सेल मैंने ऐसे बना दिया, तो इनको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स भी आपको आना चाहिए दोस्तों। इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम सीरीज सेल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है दोस्तों सेल्स का, ये सब आप 12th में पढ़ोगे, अभी आप अपने दिमाग में लोड क्यों लोगे दोस्तों, ठीक है। तो बस आप समझ जाओ कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम बैटरी भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इस सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल आपको बनाना है। एक लंबा सा डंडा बनाना है, फिर एक छोटा सा डंडा बनाना है, लाइक दिस, ऐसे। और हमेशा आपको याद रखना है दोस्तों कि जब भी आप इलेक्ट्रिक करंट आप निकालोगे तो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकालोगे, नेगेटिव टर्मिनल से नहीं, हमेशा पॉजिटिव। और किसको हम बोलेंगे पॉजिटिव, जो बड़ा लाइन है उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटा लाइन है उसको हम बोलेंगे नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। नेक्स्ट सिंबल में हम लोग समझते हैं किसी बल्ब को हम किसी सर्किट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए दोस्तों, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक बल्ब हमें बनाना है, तो ऐसे हम बल्ब बना देते हैं, बल्ब हो गया ये। ठीक है दोस्तों, अगर हमें एक वायर ज्वाइंट बनाना है, कि एक वायर ज्वाइंट है, तो मान लीजिए एक वायर ऐसे दोस्त, और यहाँ पे एक ज्वाइंट है, मतलब आप यहाँ पे कैसे दे दोगे, इससे पता चलेगा कि वायर जो है वो ज्वाइंट है। ठीक है, चलिए इसको वायर ज्वाइंट बोलते हैं। और कुछ सिंबल बच गया, एमीटर। एमीटर को हम जानते हैं दोस्तों कि क्या एमीटर क्या होता है, किसी भी करंट को मेजर करने के लिए हम यूज जो डिवाइस करते हैं उसको हम बोलते हैं एमीटर। एक टर्मिनल पॉजिटिव, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव, इसको एमीटर बोलते हैं। और वोल्ट मीटर किसको बोलते हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर, लाइक दिस। ठीक है दोस्तों, अब ये रहा वोल्ट मीटर क्या होता है, ये हमें समझना बहुत ही अनिवार्य है। जैसे कि करंट को मेजर करने के लिए आप क्या यूज करते हो, एमीटर यूज करते हो, उसी तरह से वोल्टेज मेजर करने के लिए, वोल्टेज मेजर का मतलब है दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए आप जो डिवाइस यूज करते हो उसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। अब ये दोस्तों देखो, इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, मान लीजिए एक वायर है यहाँ पे, यहां से यहां एक वायर है, ठीक है। अब इस वायर के दो एंड्स हैं यहाँ पे, एंड ए एंड एंड बी, इन दोनों एंड में हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है कि कितना है। तो हम क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे हम लोग
यहाँ पे कुछ ऐसा एक वोल्ट मीटर ऐसे कनेक्ट कर देंगे उनके पैरेलल में। तो पैरेलल में हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं दोस्तों टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, और हम एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं सर्किट से टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट। ये दो चीज हमें याद रखना है, एमीटर को हम कैसे कनेक्ट करेंगे और वोल्ट मीटर को हम कैसे कनेक्ट करेंगे। कोई पूछेगा कि वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, तो हम कभी भी वोल्टेज मेजर करते हैं तो दो पॉइंट्स का मेजर करते हैं, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज मतलब आपको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। बट करंट मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों कि उस वायर से कितना करंट जा रहा है तो हम यहीं पे उसके सीरीज में ही हम यहाँ एमीटर लगा देते हैं। तो ये दो चीज आपको आना चाहिए कि वोल्ट मीटर में हम कैसे इसको कैसे कनेक्ट करते हैं वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर को, और एमीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट। ये दो चीज आपको समझ में आ गया दोस्तों। ये कुछ सिंबल्स था, जैसे जैसे और आगे जाओगे आपको और अच्छे अच्छे सिंबल्स मिलते जाएंगे 12th में, ठीक है। यहाँ बस आपको रेसिस्टर्स रहता है, आगे जाके आप कैपेसिटर भी पढ़ते हो, इंडक्टर भी पढ़ते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग यहाँ आगे करते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा ओम्स लॉ। नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। ये हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ क्या बोलता है, एवरीथिंग हम लोग ग्राफ सब कुछ अच्छे से हम लोग समझेंगे कि ओम्स लॉ होता क्या है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहां बहुत ही सिंपल सा बात है। क्या है सिंपल सा बात कि अगर आप एक छोटा सा सेल ले रहे हो, छोटा सा आप एक बैटरी ले रहे हो, तो छोटा सा बैटरी लोगे तो करंट कैसा देगा, छोटा सा देगा। आप अगर बड़ा बैटरी ले लेते हो तो आपको करंट कैसा मिलेगा, बड़ा करंट मिलेगा। इसका मतलब छोटा बैटरी और बड़ा बैटरी से क्या मतलब है दोस्तों, छोटा बैटरी का मतलब है छोटा वोल्टेज और बड़ा बैटरी का मतलब है बड़ा वोल्टेज, बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो जितना बड़ा, जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो दोस्तों, कुछ करवा रहे हो आप लोग, जितना पैसा आपके पास रहेगा उतना ज्यादा आप काम करवा सकते हो, उतना ज्यादा आप कुछ कर सकते हो, जितना कम पैसा उतना कम आप कर सकते हो। सेम टू सेम किसी बैटरी का जितना ज्यादा वोल्टेज है दोस्तों उतना ज्यादा वो करंट देगा, और किसी बैटरी का जितना कम वोल्टेज है उतना कम करंट देगा, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको समझ में आया आपको कि बैटरी का वोल्टेज पे डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा करंट देगा वो, है ना। इसका मतलब है कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है क्या दोस्तों कि ये चीज अगर डबल हो गया मतलब बैटरी का वोल्टेज डबल हो गया तो करंट भी डबल हो गया, अगर ये हाफ हो गया तो ये भी हाफ हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है। अगर इधर हमें मिटाना पड़ रहा है तो इधर हमें मिटाना पड़ेगा। इसका मतलब LHS में कुछ भी हो रहा है RHS में उसका डायरेक्ट रिलेशन होगा, इसी को हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बैटरी का वोल्टेज भी जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसी लॉ को हम बोलते हैं ओम्स लॉ, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब मान लीजिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक बैटरी है जिसका जो वोल्टेज है मैक्सिमम वोल्टेज, इसको हमने क्या बोला था, EMF बोला था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वो एक कोई फोर्स नहीं है दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूं, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। उसका नाम ऐसे रख दिया गया है, बहुत ही पहले रख दिया गया है। सो इसका वोल्टेज मान लीजिए 10 वोल्ट है और ये जो करंट है वो दे रहा है 5 एम्पियर। ऐसे वोल्टेज जो है 10 वोल्ट है और करंट दे रहा है यहाँ से 5 एम्पियर। यहाँ से जो करंट निकल रहा है वो 5 एम्पियर का करंट निकल रहा है। तो मेरा कहना है दोस्तों अगर वोल्टेज जो है, कोई एक सेल है जिसका वोल्टेज जो है डबल हो गया, 20 वोल्ट का वोल्टेज हो गया यहाँ पे, तो करंट कितना आएगा खुद बताइए दोस्तों। वोल्टेज को 10 से कितना हो गया, 20 हो गया। तो वोल्टेज अगर 10 से 20 हो गया तो करंट भी जो है 5 से कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना। वोल्टेज डबल तो करंट भी डबल, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 10 एम्पियर हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूं कि वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट हो गया तो आप करंट बोलोगे, करंट भी जो है हाफ हो जाएगा। वोल्टेज 10 से 5 हो गया तो आधा हो गया, तो करंट भी जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सो दिस विल बी हाफ। सो वोल्टेज का वैल्यू अगर हम बढ़ा रहे हैं तो करंट का वैल्यू भी बढ़ेगा। बस एक चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जिस वायर में आप एक एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो उस वायर को आपको फिक्स रखना है, ऐसा नहीं कि किसी और वायर को आप ले आओ तो यहाँ पे लॉ नहीं काम करेगा। दूसरा चीज ये है दोस्तों कि आपको टेम्परेचर जो है फिक्स रखना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है
कि रेसिस्टेंस किस पे कैसे डिपेंड करता है। तो इसीलिए यहां पे एक फैक्टर आ जाता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये लॉ वैलिड होता है। अगर टेम्परेचर हम वेरी कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो ये लॉ जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इसका मतलब होता है दोस्तों कभी भी कोई क्वांटिटी जो है किसी चीज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये सब चीजें मैं मिटा देता हूं दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करोगे, उसको अच्छे से नोट करोगे, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो उसको बैक करके आप फिर से देखोगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे करते हैं। अब बात आता है यहाँ पे, अगर मान लीजिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, इसका मतलब एक चीज होता है कि I को आप LHS में ले आओ, तो V बाय I जो होगा वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये चीज आपको समझना है दोस्तों कि V बाय I क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे V1 लेता हूं और यहाँ पे मैं करंट I1 लेता हूं, दिस मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ मैं V2 लेता हूं, यहाँ करंट में I2 लेता हूं, दिस मस्ट बी इक्वल टू, समझ रहे हो दोस्तों कि एक पार्टिकुलर वोल्टेज पे एक पार्टिकुलर करंट का रेशियो, नेक्स्ट पार्टिकुलर वोल्टेज पे नेक्स्ट उसके पार्टिकुलर करंट का रेशियो, हमेशा ये जो होगा दोस्तों ये हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यही इसका मतलब है कि V बाय I अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब V1 बाय I1 मस्ट बी इक्वल टू V2 बाय I2 मस्ट बी इक्वल टू V3 बाय I3। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए अब ये आपको समझ में आ गया। तो ये बात आता है कि ये जो कांस्टेंट है वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो वोल्टेज और करंट पे नहीं डिपेंड करने वाला जो यहाँ पे एलिमेंट है उसका नाम हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं V इक्वल टू, यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको हम R लिख रहे हैं, और यहाँ पे I, इसको हम R को बोलते हैं दोस्तों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहाँ प्रोपोर्शनल को मैंने हटाया, इक्वल मैंने डाला, इसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंस बोलते हैं दोस्तों। R को हम क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, या रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, आप कुछ भी बोल सकते हो। ये है रेसिस्टेंस है दोस्तों। R का मतलब है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस, अब ये रेसिस्टेंस क्या होता है दोस्तों वो भी हम लोग समझेंगे डिटेल्स में। जैसे मान लीजिए दोस्तों एक नदी से पानी बह रही होती है, मान लो एक नदी से पानी, मान लो वाटर फ्लो कर रहा है, वहां जो आपको पत्थर दिखता है ना दोस्तों, जो पानी के फ्लो को क्या करता है? रोक देता है। तो जो पानी के फ्लो को रोक देता है वो जो पत्थर है ना, उसी को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस, रास्ते का पत्थर। सेम टू सेम यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते करते जिनसे टकराते हैं, जिनके वजह से इनका फ्लो जो होता है वो स्लो हो जाता है, इसी को, इसी प्रॉपर्टी को, इसी एलिमेंट को, इसी कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, रेसिस्टेंस मतलब क्या होता है? करंट का फ्लो अपोज करने के लिए जो भी कंपोनेंट है उस मेटल्स में, उसी को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा कि रास्ते का पत्थर है ना, या नदी का पत्थर, जैसे पानी फ्लो कर रहा है, जैसे हम लोग मान लो बहुत फास्ट गाड़ी चला के जा रहे हैं, है ना, और सडनली स्पीड ब्रेकर आ गया, तो स्पीड ब्रेकर का काम करता है रेसिस्टेंस, है ना, आपको वहां पे स्लो होना पड़ता है, ब्रेक लगाना पड़ता है, तब आप वहां पे जाते हो। ठीक है, चलिए, तो ये जो रेसिस्टेंस है, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो रेसिस्टेंस है, मैं बोला V इक्वल टू, क्या बोला मैं? RI। ये जो रेसिस्टेंस है वो क्या हो गया दोस्तों? V बाय I। मतलब ये जो कांस्टेंट हम नहीं बोल रहे थे कि V बाय I जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं दोस्तों रेसिस्टेंस। अब अगर आपसे मैं पूछा दोस्तों कि अगर मैं वोल्टेज को डबल कर दिया, वोल्टेज पहले V था, अब उसको मैंने क्या कर दिया? डबल कर दिया, तो आप बताइए कि रेसिस्टेंस क्या होगा? तो आपको याद रखना है दोस्तों कि अगर वोल्टेज को मैं डबल कर दिया तो करंट भी डबल हो जाएगा। तो क्यों डबल हो जाएगा? बिकॉज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसको डबल करेंगे तो ये भी डबल, इसको हाफ तो ये भी हाफ, इसको अगर काटेंगे तो ये भी काटना पड़ेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये प्रोपोर्शनलिटी का ये नियम होता है ना, लॉ होता है। अगर वोल्टेज को हम डबल करेंगे तो करंट भी डबल हो जाएगा। देखो 2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब रेसिस्टेंस एक ऐसा क्वांटिटी है ना, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो ना तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है दोस्तों, ना तो करंट पे डिपेंड करता है। अगर आप वोल्टेज को डबल कर दोगे तो कुछ लोग बोलेंगे यहाँ से 2 डाल देते हैं तो ट्वाइसली बढ़ जाएगा। आप अगर यहाँ 2 डालोगे मेरे भाई तो यहाँ पे भी आपको 2 डालना पड़ेगा। वोल्टेज डबल तो करंट भी डबल, 2 क्या हो जाएगा?
कैंसिल हो जाएगा, है ना। आ रहा है आपको समझ में या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा होगा दोस्तों तो पक्का आप कमेंट में बताना, कमेंट करके कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है। और भी तरीके होंगे आपको समझाने के, बट मुझे नहीं लगता कि आपको इतने प्यार से और इतने धीरे धीरे से कोई और समझाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करो, अच्छे से समझो, है ना। चलो दोस्तों, सो ये जो रेसिस्टेंस है, दिस इज कांस्टेंट फॉर एनी वायर, एनी कंडक्टर का ये कांस्टेंट होता है ना। ये किस पे, वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है दोस्तों। अब बात ये आता है कि रेसिस्टेंस जो मैंने बोला, ये जो रेसिस्टेंस मैंने बोला, इसको मैंने लिखा V बाय I, है ना। तो इसका SI यूनिट क्या होगा दोस्तों? V का मतलब होता है वोल्ट और I का मतलब होता है एम्पियर। मतलब इसका जो SI यूनिट होगा, SI यूनिट वो क्या होगा दोस्तों? वोल्ट पर एम्पियर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर। इस वोल्ट पर एम्पियर को ही हम बोलते हैं, किसी के ऑनर में, किसी के सम्मान में हम बोलते हैं ओम। ओम बोलते हैं, इसका सिंबल होता है ओम। इसके ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ इसलिए यहाँ रेसिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाता है? ओम हो जाता है। जब भी आप रेसिस्टेंस लिखोगे यहाँ पे सिंबल दे दोगे ऐसे करके, ये है ओम, इसका SI यूनिट होता है, ठीक है दोस्तों। अब बात आता है कि 1 ओम का मतलब क्या समझना है हमें। जैसे 1 वोल्ट हमने समझ लिया, 1 एम्पियर हमने समझ लिया, उसी तरह से 1 ओम भी हमें समझना पड़ेगा कि 1 ओम का क्या मतलब होता है। तो 1 ओम का मतलब होता है एक 1 वोल्ट का बैटरी और 1 एम्पियर का करंट। अगर 1 वोल्ट का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस हो और 1 एम्पियर का करंट जा रहा हो, तो हम उसी को बोलेंगे कि 1 ओम का रेसिस्टेंस वहां पे ऑफर होगा, ठीक है दोस्तों। तो 2 ओम का क्या मतलब होगा? 2 वोल्ट का बैटरी और 1 एम्पियर का करंट, ऐसे भी आपको समझना है। तो 1 ओम का मतलब हो गया 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस और 1 एम्पियर का करंट, तभी तो रेशियो 1:1 में आएगा ना, मतलब 1 आएगा, 1 ओम आएगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस। अब बात ये है कि इसका ग्राफ कैसे होगा। ग्राफ कभी भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ है, वो कैसा होगा दोस्तों? लाइक दिस। देखिए, ये हो गया V और ये हो गया I। ग्राफ ऐसे होगा, यहाँ पे हो गया ओरिजिन। मतलब I को हम जितना बढ़ाएंगे वोल्टेज उतना ही बढ़ेगा, I को हम जितना बढ़ाएंगे वोल्टेज उतना ही बढ़ेगा, I को हम जितना बढ़ाएंगे वोल्टेज उतना ही बढ़ेगा। हमने इतना बढ़ाया, ये इतना बढ़ा, हमने इतना बढ़ाया, ये इतना बढ़ा, हमने इतना बढ़ाया, देखो ये उतना बढ़ा, सेम अमाउंट में बढ़ रहा है। इसलिए ग्राफ कैसा होता है दोस्तों? द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, है ना। अब ये दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग करंट, बट उनका रेशियो जो है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, देखो यहाँ पे सपोज मान लीजिए यहाँ पे 1 वोल्ट है और यहाँ पे आपको 1 एम्पियर का करंट मिल रहा है। सो 1 वोल्ट के लिए 1 एम्पियर है यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे, सो अगर यहाँ मैं रेशियो निकाला तो कितना आया? 1 ओम आया। तो अगर मैं बोलूंगा यहाँ है 2 वोल्ट ऐसे, तो यहाँ कितना एम्पियर आपको बोलना पड़ेगा दोस्तों? 2 एम्पियर, तब तो रेशियो जो है 1 ओम आएगा ना। इसका मतलब ये जो रेशियो है, मतलब V बाय I का जो रेशियो है, देखिए ये रहा V और ये रहा I, ये रहा V और ये रहा I, ये रहा V और ये रहा I। तो V बाय I का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो V बाय I का जो रेशियो है, इसी को हम बोलते हैं दोस्तों स्लोप, और स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। tan थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। अब तो tan थीटा मतलब स्लोप जो होता है वो आपको क्या देगा? रेसिस्टेंस देगा दोस्तों। क्या देगा? रेसिस्टेंस देगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि किसका स्लोप ज्यादा है, किसका स्लोप कम है? तो उसके लिए भी आपको समझना है दोस्तों। क्या समझना है? कि कोई भी एक लाइन देख लीजिए, कोई भी एक लाइन जितना ज्यादा एंगल बनाएगा इससे, एक्स एक्सिस से, देखिए यहाँ पे 2 लाइन मैंने दिया, मान लीजिए V वर्सेस I का ग्राफ है, यहाँ मैंने 2 लाइन दिया, ये लाइन A है और ये लाइन B है। तो जितना ज्यादा जो एंगल बनाएगा, तो आपको यहाँ कौन ज्यादा एंगल बनाता हुआ दिख रहा है? ये दिख रहा है या B दिख रहा है दोस्तों? सो B दिख रहा है। तो ये ज्यादा एंगल बना रहा है, ये कम एंगल बना रहा है, तो इसका जो V बाय I का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे रेसिस्टेंस ऑफ B जो है वो रेसिस्टेंस ऑफ A से क्या है? बड़ा है। जो ज्यादा एंगल बनाएगा उसका रेसिस्टेंस ज्यादा, और जो कम एंगल बनाएगा उसका रेसिस्टेंस कम।
ये आपको समझना है। रेसिस्टेंस जो है वो स्लोप पे डिपेंड करता है। स्लोप का मतलब क्या हुआ दोस्तों? वोल्टेज और करंट का रेशियो। जितना बड़ा वोल्टेज और करंट का रेशियो होगा, जैसे देखिए दोस्तों यहाँ दो लाइन में बना रहा हूं, आपको दिख जाएगा। एक ऐसे बनाया मैं, देखिए दोस्तों दो लाइन में बनाया, इन दोनों लाइन को देखिए आप ऐसे बनाया, ठीक है। अब मैं चेक करना चाहता हूं कौन सा रेशियो ज्यादा होगा, आप खुद बता दोगे, बिना एंगल वाले कॉन्सेप्ट को आप देख के बता दोगे। मान लीजिए मैंने एक पॉइंट यहां लिया ए, ठीक है। अब इस ए पॉइंट के लिए जो करंट है, ये तो आई का है ना लाइन, तो ये जो करंट है दोनों के लिए क्या है? सेम है। लेकिन ये वोल्टेज देखो किसका कम है, इसका ए नाम दे देता हूं, सॉरी ए बोल रहा हूं, है ना, इसका कुछ पी नाम दे देता हूं, इसका क्यू नाम दे देता हूं। तो पी का जो लाइन है, ये वाला जो लाइन, इसको मैं लाइन बोल रहा हूं, ये भी हो गया और ये क्या हो गया? आई हो गया। तो इसका रेशियो अगर मैं निकालूंगा यहां से लेके यहां तक का, तो V बाय आई जो है, ये वाला जो रेशियो निकाला मैं, उसी तरह से मैं इसी करंट पे, अब देखो वोल्टेज कितना होगा, मैं दूसरे मार्कर से बना रहा हूं, ग्रीन वाले मार्कर से, यहां से यहां देखो, यहां से है, ये वोल्टेज क्या हो गया? बढ़ गया, बट करंट क्या है? सेम है। तो वोल्टेज बढ़ गया, इसका भी बढ़ गया और इसका करंट उतना ही है, तो बताओ कौन सा रेशियो ज्यादा हुआ? ये वाला रेशियो ज्यादा हुआ। रेशियो मतलब क्या? रेसिस्टेंस। तो किसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा? Q का या P का? तो आप बोलोगे Q का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, Q का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा और P का रेसिस्टेंस कम होगा, बिकॉज इसका वोल्टेज बाय करंट का जो रेशियो है वो क्या है? ज्यादा है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया है। इसी तरह से आपके लिए मैं वीडियो बनाता रहूंगा। बस मेरे लिए आप लोग एक काम करते रहो, इस वीडियो को आप शेयर करते रहो, जितना दूर तक आप इसको शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों तक इसको फैलाओ, है ना दोस्तों। अगल बगल के फोन छीनो, उनके फोन छीन के आप उनको सब्सक्राइबर बढ़ाओ, जैसे भी करके दोस्तों आपको सब्सक्राइबर बढ़ाना है। एंड आपके लिए मैं इतने प्यार से वीडियो बनाता रहूंगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।